भाषा दक्षता का विकास हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम फिर अपनी भाषा पर बात करते हैं। देखिए, तो भाषा भाव, विचार और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इसे हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आप, भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति कई माध्यमों का उपयोग करता है। कौन कौन से हैं वो माध्यम? देखिए आप, अंग संचालन द्वारा, वस्तु अथवा चित्र दिखाकर, विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा और भाषा के माध्यम से जो सामने वाला व्यक्ति है वो इन माध्यमों का प्रयोग करके अपने भावों को व्यक्त करता है। इसके बाद देखिए, भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में करता है। कौन से हैं वे दो रूप? देखिए, बोलकर और दूसरा क्या हो गया? लिखकर। तो बोलकर हम कहते हैं मौखिक रूप में, लिखकर हम कहते हैं लिखित रचना के रूप में। जब उसने अपनी अभिव्यक्ति दी तो भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक और दूसरा है लिखित। इसके बाद देखिए आप, अब उद्देश्य क्या है? भाषा दक्षता का विकास करने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? अगर एक विद्यालय में विद्यार्थी जा रहा है तो एक शिक्षक किन उद्देश्यों को लेकर कक्षा में काम करेगा? तो देखिए, भाषा के तत्व, वर्णों और शब्दों का शुद्ध उच्चारण, मुहावरों का प्रयोग, साधारण वाक्य रचना, व्याकरण सम्मत भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करना। 5 वर्ष तक तो विद्यार्थी ने सुनकर केवल अपने शब्दों की एक शब्दावली बना ली और वो अपने मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर हम कहें कि संयुक्त वाक्यों का प्रयोग वो करने लगा है। लेकिन जब वो विद्यालय में जाएगा तो जो शिक्षक है वो अब उन वर्णों और शब्दों का जो उच्चारण कौशल उसका विकसित नहीं हो पाया था, उन शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर अपनी भाषा शैली में मुहावरों का प्रयोग करना या फिर वाक्य संरचना कराना या फिर व्याकरण सम्मत उसे ज्ञान देना, ये सब उद्देश्य जो लेकर है शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ कार्य करता है। दूसरा देखिए आप, पढ़ाए गए पाठों की वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। इसे भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भी पाठ अब पढ़ लिया है तो जो विद्यार्थी है वो उस विषय वस्तु के वैचारिक आधार को, उसके दर्शन को वो समझ पाए। इसके बाद रचना के लिखित और मौखिक रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि उसे अपनी अभिव्यक्ति मौखिक रूप में और लिखित रूप में देनी है, इसीलिए। इसके बाद सुनने व पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। अभी उसने केवल क्या किया था? सुना था, और सुनने के बाद क्या किया था? बोला था। अब वो क्या करेगा? सुनेगा और सुनने के बाद पढ़ने की योग्यता को वो प्राप्त करेगा। इसके बाद प्रभावी ढंग से बोलकर व लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता का विकास करना। अब उसके बाद शब्दावली भी आ गई है, लेकिन जब वो विद्यालय में जा रहा है और इन सारे उद्देश्यों के साथ अगर उसका कार्य हुआ है, इन उद्देश्यों की पूर्ति उसके अंदर हो गई है, तो फिर अंत में विद्यार्थी क्या करेगा? अपनी जो अभिव्यक्ति है वो प्रभावशाली ढंग से बोलकर और लिखकर सामने वाले श्रोता वर्ग या जो पढ़ रहे हैं पाठक उसके सामने वो अपनी प्रस्तुति को प्रभावशाली ढंग से देगा। इसके बाद देखिए आप, भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। भाषा में हम दक्ष क्यों कर रहे हैं उसे? क्योंकि उसे हमें भाषा के साहित्य के प्रति, पहली तो भाषा और दूसरा साहित्य के प्रति हमें क्या करनी है? उस विद्यार्थी की रुचि को जागृत करना है। इसके बाद देखिए आप, अब भाषा दक्षता का विकास कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले देखिए आप, भाषा का प्रयोग, कि विद्यार्थी जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा के प्रयोग को वो शुद्ध रूप में करें। उसके बाद शब्द भंडार, जब वो भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका जो शब्द भंडार है वो अत्यंत विकसित होना चाहिए। उसके शब्दकोश में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभावित करने वाले शब्दों की संख्या अधिक होनी चाहिए। इसके बाद हम देखें सुनना, एक सुनने की जो प्रवृत्ति है ये भी विद्यार्थियों में होनी चाहिए। जितना अच्छा सुनने वाला श्रोता होगा उतना ही अच्छा वो जो है बोलकर अपनी अभिव्यक्ति देगा। तो श्रोता, वक्ता बनने से पहले श्रोता होना भी बहुत जरूरी है विद्यार्थी के लिए। इसके बाद देखिए बोलना, जब उसने सुनने की प्रवृत्ति उसमें आ गई है तो फिर वो बोलकर अपनी अभिव्यक्ति देगा। इसके बाद पढ़ना, पढ़कर इस दक्षता का विकास भी हमें विद्यार्थियों के अंतर्गत करना होगा। फिर लिखना, क्योंकि उसे पढ़कर अब क्या करना है? उसने सुन भी लिया, बोल भी लिया, उसने पढ़ भी लिया, अब अंत में जब लिखकर अभिव्यक्ति देनी है तो फिर उसमें इन तीनों कौशलों से लिखने की अभिव्यक्ति जो है वो जागृत हुई है नहीं है, उसमें सक्षम हुआ है नहीं है, इसका ये टेस्ट जरूर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए विचारों का बोधन, कि जो भी विचार उस पाठ में आए हैं उससे उसका क्या तालमेल बैठ पाया है, उन विचारों से वो जान पाया है, अवगत हो पाया है, ये भी भाषा में दक्ष करने के विकास के क्रम की प्रक्रिया है। इसके बाद व्याकरण का ज्ञान है ही, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना है तो इसे हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वाध्याय, इन सब के बाद जो भाषा दक्षता का विकास है वो अंतिम चरण तक पहुंचता है कि अब स्वाध्याय करने में विद्यार्थी क्या हो गया है? पूर्ण रूप से निपुण हो गया है और वो घर पर या कहीं पर भी जो है अपने अध्ययन को स्वाध्याय के रूप में कर सकता है, खुद वो किताबों को पढ़ने में अब सक्षम हो गया है। इसके बाद देखिए आप, देखिए
भाषा की ये सभी दक्षताएं कक्षा 5 तक या इसके अंत तक होनी चाहिए। देख लीजिए आप, हमारी पूर्व परीक्षा में हमें एक प्रश्न मिला था कि जो भाषा कौशल की जो दक्षताएं हैं वो दक्षताएं कौन से स्तर पर पूरी हो जानी चाहिए। तो वो स्तर कौन सा कहलाता है हमारा, कक्षा 5 तक, यानी कि प्रारंभिक स्तर तक विद्यार्थी में ये सारे कौशल विकसित हो जाने चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी में और आगे की दक्षताओं को विकसित किया जाएगा। 5 वर्ष तक तो पूरा हो ही जाना चाहिए, लेकिन 5वीं कक्षा तक आते आते अब क्या करना है, उसमें अंत तक आते आते पूर्ण रूप से वो भाषा को लिखने में, पढ़ने में, अपनी अभिव्यक्ति को देने में सक्षम बन जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद अगर विद्यार्थी एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, तो फिर जो है उसके उच्चारण में, बोलने में, लिखने में, सुनने में कहीं ना कहीं जो है वो अशुद्धता रह जाएगी। इसके बाद देखिए आप, जब इसमें बालक पारंगत हो जाए तभी दूसरी दक्षता सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये दक्षताएं आपस में जुड़ी रहती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये दक्षताएं जो हैं आपस में जो है वो संगुम्फित है। ये अगर इनको हम नहीं सिखाएंगे तो विद्यार्थी जो है वो आगे आने वाली दक्षताओं में पिछड़ जाएगा। इसलिए इन दक्षताओं में तो विद्यार्थी को हमें कुशल करना ही होगा। इसके बाद भाषा दक्षता को रोचकता से विकसित करने के लिए विद्यालयों में समय समय पर क्या करना चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए, अभिनय करवाना चाहिए, शब्दों के खेल करवाने चाहिए ताकि नए नए शब्दों से विद्यार्थियों का परिचय हो। पहेली प्रतियोगिता रखवानी चाहिए, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना चाहिए। काव्य पाठ प्रतियोगिता, वाद विवाद, सामूहिक विचार विमर्श इत्यादि गतिविधियां करवाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी के अंदर हम उसे भाषा में दक्ष कर सकें, उसमें वो सारे कौशल हम विकसित कर सकें। इसके बाद देखिए आप, अब शिक्षक के द्वारा क्या क्या कक्षा में करवाया जाना चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर ताकि वो कौशल उसमें विकसित हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षक के आदर्श भाषा का प्रयोग का अनुकरण करवाना, इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। शिक्षक जिस आदर्श भाषा को बोल रहा है उसका अनुकरण वो अपने विद्यार्थियों से जरूर करवाए। तो सबसे पहले शिक्षक इस कार्य को करे। दूसरे नंबर पर देखिए, छात्रों से अधिकतम स्वाध्याय कराना। अभी हमने देखा था कि भाषा की दक्षता के विकास में सबसे अंतिम चरण जो है वो स्वाध्याय का है, तो फिर अधिकतम स्वाध्याय हमें किससे करवाना है, विद्यार्थियों से करवाना है। इसके बाद देखिए, शुद्ध उच्चारण करवाना। किसी भी लैंग्वेज को लेकर अगर विद्यार्थी कार्य कर रहा है तो उस भाषा को तो उसे शुद्ध बोलना, उच्चारण करना आना ही चाहिए। इसके बाद देखिए, शब्द रचना का ज्ञान करवाना। इसको हमने अपने भाषा संसाधन के उपागमों में भी पढ़ा था कि वे जो उपागम है किस तरह से बच्चों को जो है वो रचना का ज्ञान करवाते हैं, किस तरह से उनमें हम उन कौशलों को विकसित करते हैं। इसके बाद देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि करवाना। जब ये कौशल विद्यार्थी में विकसित हो गए हैं तो फिर शब्द भंडार में तो वृद्धि विद्यार्थियों के हो ही जाएगी। इसके बाद देखिए आप, लिपि एवं वर्तनी का सही ज्ञान करवाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विद्यार्थियों में जो दोष रह जाता है उस दोष को खत्म करने के लिए शिक्षक जो है लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान अपने विद्यार्थियों में कराए, और वो पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक ही हो जाना चाहिए। अगर इस उम्र में, इस कक्षा में अगर ये लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान नहीं हुआ तो फिर विद्यार्थी आजीवन जो है वो गलतियां करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं और अशुद्ध रूप में ही वो लिखते हैं। इसके बाद शब्द संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास करवाना। जितने विद्यार्थी के पास नए शब्द होंगे उतना ही उसका जो बोलने वाला प्रभावशाली रूप है वो सामने आएगा। तो विद्यार्थियों को शब्द संग्रह करना, नए नए शब्दों से उनका परिचय करवाना, उन शब्दकोश में उन शब्दों को नए नए 4-5 शब्द ऐसे रोज एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को दे कि आपको इन शब्दों को पढ़कर आना है, इनके अर्थ बताने हैं और अपने शब्दकोश में इन शब्दों को शामिल करना है। तो फिर जो है धीरे धीरे प्रवृत्ति विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है। इसके बाद देखिए, शब्दकोश का अधिक प्रयोग करवाना। हम जानते हैं कि एक शब्द के असंख्य प्रयोग हैं, एक शब्द के कई अर्थ हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को शब्दकोश का अधिक प्रयोग करवाना कि कौन सा शब्द किस स्थिति में सटीक है, कौन सा शब्द कहां पर सही बैठता है। इसीलिए शब्दकोश का अधिक प्रयोग करवाना ताकि विद्यार्थियों में समझ विकसित हो कि किस जगह कौन से शब्द का प्रयोग उन्हें करना है। इसके बाद अब देखिए, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान विद्यार्थी को करवाना ही है, और ये कब तक हो जाना चाहिए, 5वीं कक्षा तक आते आते या इसके अंत तक आते आते ये ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाना चाहिए। तो देखिए, लिपि भाषा के लिखित रूप को जिन संकेतों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को मानक रूप एवं स्थायित्व प्रदान करती है। जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं और जो हम लिखित भाषा का एक रूप जानते हैं, वो लिपि अगर नहीं होती तो वो लिखित रूप भी हमारे सामने नहीं आता। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो लिपि के माध्यम से जो है हमारे सामने आया है, उसे ही हम लिपि कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उसे हम कुछ चिन्हों के द्वारा लिख रहे हैं, उसे हमने लिपि कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम
अब हमारे सामने आ रही है वर्तनी। तो वर्तनी जो है वो ध्वन्यात्मक रूप में जिन शब्दों को हम सुन रहे हैं उन शब्दों को मात्राओं के साथ लिखना, उसका जो लिखित रूप है वो वर्तनी के अंतर्गत आता है। तो जो सुना हमने उस रूप को लिखित रूप प्रदान करना वर्तनी कहलाता है। जैसे देखिए, एक शब्द मैं आपको बताती हूं कि तरणी शब्द है और एक शब्द है आपका तरनी। अब देखिए दोनों में ही जो है, एक में हमने बड़ी की मात्रा लगाई, एक में हमने छोटी की मात्रा लगाई। मात्राएं दोनों ही सही है, शब्द दोनों ही सही है, लेकिन बस हमें इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तब हम सही वर्तनी के साथ सही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन शब्दों को लिखकर आपके अंदर एक जिज्ञासा आ गई होगी, तो इन शब्दों को भी हम जान लें कि इस तरनी का अर्थ तो होता है नौका और इस तरनी का अर्थ है सूर्य। तो अगर हमें इन शब्दों का अर्थ मालूम है तो फिर हम सही जगह पर सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही अगर हम एक शब्द देखें कि हम ये बोलते हैं और एक हम बोलते हैं और, अगर हमें मालूम है कि और तो जो है वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को मिलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और का अर्थ होता है तरफ। हम रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हम उस ओर जा रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इस वर्तनी का सही ज्ञान नहीं है तो फिर हम शब्दों का जो है सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये है वर्तनी, आपके ध्वन्यात्मक रूप को लिखित रूप जो प्रदान करती है वर्तनी। और इस वर्तनी पर विद्यार्थियों की पकड़ जो है वो प्रारंभिक स्तर पर ही हो जानी चाहिए। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।